साहब किधर? साहब हो रहे? मेरे मदद कीजिए साहब, मेरे मदद कीजिए। क्या हुआ, क्या मसला क्या है? साहब मेरे पीछे है। कौन है? बताइए, कौन आपको मारना चाहता है? भूत मुझे मारना चाहता है साहब। भूत? हाँ। देखिए, भूत भूत कुछ नहीं होता है। आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा। नहीं साहब, ये मजाक नहीं है। सचमुच में एक भूत मेरे पीछे पड़ा है। आप मेरी कंप्लेंट लिख दीजिए ना। किसके खिलाफ लिखूं मैं कंप्लेन? भूत के खिलाफ? मैंने आपसे कहा ना, भूत भूत ऐसी कुछ नहीं होता है। आप घबराइए मत। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो आप मुझे जेल में डाल दीजिए। किसी भी केस में अरेस्ट करके मुझे अंदर डाल दो साहब। कम से कम मैं वहां सेफ तो रहूंगा। डर, ये एक ऐसी नकारात्मक भावना है जो जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर कभी ना कभी हमें अपने चंगुल में फांस ही लेती है। एक ऐसी भावना जिसका सामना हम में से कोई नहीं करना चाहता, और अगर कभी हम इससे घिर जाएं तो हम परेशान हो उठते हैं, बेचैन रहते हैं, एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हर दर्द का एक कारण भी होता है, कहानी होती है, और अगर हमारे इस दर्द से जुड़ी कोई कमजोरी किसी को पता चल जाए तो वो इसे हथियार बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकता है। सर, मेरे पिताजी श्री द्वारका प्रसाद जी। बुरे। थैंक यू सो मच सर, उनका ख्याल रखने के लिए। ठीक है, मैं उनको ले जा सकता हूँ? या प्लीज। थैंक यू। पापा चलिए घर चलते हैं। मैं हूं ना, मेरे रहते आपको कोई क्या कर सकता है। चलिए। नहीं साहब, साहब साहब साहब, मुझे घर नहीं जाना साहब। साहब साहब मुझे बचा लीजिए साहब, मुझे घर नहीं जाना है। वो भूत मुझे मार डालेगा साहब। पापा घर चलिए ना प्लीज, मम्मी बहुत परेशान है। नहीं साहब, आप मुझ पर विश्वास रखिए साहब, वो भूत मुझे मार डालेगा। ये सब लोग मुझे पागल समझते हैं साहब। देखिए, आपको कोई पागल नहीं समझता, ठीक है? आपका बेटा आपको लेने आया ना, आपको जाना चाहिए ना, जाइए। मैं समझता हूँ ना पापा आपको, आप चलिए घर, मैं हूँ ना। सर ने भी बोल दिया अभी 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 चलो, अभी चलो पापा। वो भूत मुझे मार देगा पापा, कोई नहीं मारेगा। साहब साहब मुझे बचा लो साहब, साहब मुझे बचा लो साहब, भूत मारेगा। क्या गया मुझे? हाँ, पुलिस स्टेशन पहुंच गए। हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे वो तो सठिया गया है, तुम्हें क्या हुआ है? एक बुढ़ा नहीं संभाला जाता ना तुमसे, चिपकी रहो पूरी टाइम टीवी से अपने। हार्ट अटैक भी नहीं आता। तो और क्या करूं मैं? 1000 बार बोल चुका हूं तुम लोगों को, वो मुझे मार डालेगी। कोई भूत नहीं है, सब तेरे दिमाग में है। आइंदा भूत या पुलिस स्टेशन का नाम लिया ना, तू तेरी खाल खींचूंगी, समझा? अब कोई भूत नहीं, मैं मार डालूंगी तुझे, मैं। सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह स्पीकिंग। ठीक है, हम आते हैं। जनाब, नजफगढ़ थाने से कॉल था, मित्राओं के जंगल में एक लाश मिली। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर वालों को इन्फॉर्म करो। जी जनाब। क्या हो गया? राजवीर, बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही बॉडी को फैमिली को हैंडओवर कर देना। माधव, थोड़ी रोने की एक्टिंग कर, ऐसे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। उनको लगना चाहिए कि बूढ़े के मरने का हमें बहुत दुख हुआ है। मैं आपकी जैसी ओवर एक्टिंग नहीं कर सकता, तुम फुट फुट के रो, मैं तुम्हें संभालने का काम करूँ। जनाब, मुझे लगता है कि द्वारका प्रसाद परेशानी में तालाब के पास गए होंगे, जिसमें डूब के उनकी मौत हो गई। मुझे भी यही लगता है राजवीर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, उससे साफ पता चल जाएगा टाइम और कॉज ऑफ डेथ। पर मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी दूर तालाब के बाद द्वारका जी गए क्यों?
आखिर क्या वजह हो सकती है? अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। अरे पुत्र पुत्र पुत्र, कुछ खा के तो जाती। माँ बहुत लेट हो गई हूँ, वहाँ जाके खा लूंगी। अच्छा ध्यान से जाना। बाय बाय। मुझे पता है तूने क्या किया था, माफी मांग ले। क्या हुआ? क्या हुआ? एक तरफ द्वारका प्रसाद का डर और उनकी मौत, और दूसरी तरफ रमोना का डर। क्या इन दोनों के डर के तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे? क्या रिश्ता है इस कहानी में उनका? क्या समानता है उनके इस डर के पीछे? पुलिस अब इस डर के पीछे पनप रही जुर्म की कहानी को बारीकी से जांचने में जुट गई। द्वारका प्रसाद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके मुताबिक जिस दिन वो घर से निकले थे उस दिन शाम 3 और 4 बजे के बीच उनकी मौत हुई पानी में डूबने से। बॉडी पे कोई स्ट्रगल के निशान नहीं। मुझे लगता है या तो ये सुसाइड है या तो फिर एक्सीडेंट है। मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंट है। जो बंदा पुलिस स्टेशन में आकर ये कंप्लेन करता है कि उसके पीछे भूत लगा है और वो उसे मार देगा, वो भला तालाब के सामने अकेला क्यों जाएगा? कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, उनके फैमिली से जाकर पूछताछ करते हैं। कल रात से आपके पिता गायब और हमें उनकी बॉडी मिलती है। इस बीच आपने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? हर रोज शाम को वो घूमने जाते थे अपने दोस्तों से गप्पे मारने। कल बहुत देर तक वो वापस नहीं आए। वक्त बीतता गया, रात हो गई। सुबह हम आपके पास आने ही वाले थे, तब तक ये समाचार आ गया। तो आपने उन्हें फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? सर हम उन्हें फोन नहीं दे सकते थे, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। कभी भी किसी को भी फोन कर देते थे, गालियां देने लगते थे। तो आपने उन्हें डॉक्टर को दिखाया? सर डॉक्टर को दिखाया था हमने। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या बीमारी तूने? कौन सी दवाइयां दी जा रही तूने? अरे पापा जी ने सुसाइड किया था सर, और दवा खा के नहीं किया था, पानी में डूब के किया था। अब बार बार दवा के बारे में क्यों पूछे जा? सॉरी सर, ये भी अपना पिता खोया मैंने। समझ में नहीं आ रहा ये सब अचानक से कैसे हो गया। अभी भी शॉक से निकल नहीं पाया हूं मैं। दवाइयां कौन सी थी बताएंगे आप? हाँ मैं लेकर आता हूं। सब आजकल वो अजीब सी हरकतें करते थे। कहते थे कि कोई बच्ची का भूत उन्हें डरा रहा था। द्वारका प्रसाद, तू मरने वाला है, बहुत बुरी तरह मरने वाला है। कौन है तू? मैं? हाँ। रुक 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 रुक। आप इस घर की बहू हैं। क्या आपने कभी अपने ससुर के बिहेवियर में कुछ अजीब सी चीजें देखी? हाँ, एक दिन बाबूजी पूजा कर रहे थे और मैं किचन में थी। द्वारका प्रसाद, अचानक से वो पूजा छोड़ के दरवाजे की तरफ गए, जैसे कि उन्हें कोई पुकार रहा था, और फिर भूत भूत करके चिल्लाने लगे। क्या हुआ बाबूजी? चल जाओ कश्मीर, चल जाओ। भूत है। कुछ भी तो नहीं है। कभी कभी वो ऐसी हरकतें करते थे। तालाब के आसपास के हर रास्ते के हर रेस्टोरेंट और दुकान में चेक किया, कहीं भी कोई सीसीटीवी इंस्टॉल है नहीं। कोई आई विटनेस जिसने वहां को देखा हो, या फिर द्वारका को उस तालाब की तरफ किसी ने जाते हुए देखा हो? नहीं जना, डेड एंड है। मैंने द्वारका जी के घर के आसपास पूछताछ की, पता चला पिछले 1.5 महीने में उनके स्वभाव में काफी फर्क आ गया था। काफी अजीब एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों में। ये द्वारका प्रसाद की डिटेल्ड एग्जामिनेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक द्वारका प्रसाद किसी भी दवा का सेवन नहीं करते थे। फिर वो दवा जो माधव ने बताई थी वो दवा द्वारका को कभी दी नहीं गई। केस क्लियर है। ये फैमिली हमसे बहुत कुछ छुपा रही है।
माफी मांग लो वरना मारी जाओगी। बहुत डेंजर पेशेंट है, बाहर आया 1-2 जन का खून ही कर देगा। चलो। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, हम उन्हें वो मेडिसिन दे रहे थे। अगर ऐसा है तो वो मेडिसिन तुम्हारे घर में क्यों नहीं थी? वो दवा खत्म हो गई थी, कई दिनों से मेडिकल में भी नहीं मिल रही थी, इसलिए हम उन्हें वो दवा नहीं दे रहे थे। चलो मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन आपके पास प्रिस्क्रिप्शन तो होगा। डॉक्टर ने कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी? प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। मतलब? कोई डॉक्टर नहीं था, हम खुद ही लाए थे केमिस्ट से पूछ के। पर तुमने तो कहा था कि तुम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, उनका इलाज चल रहा। अभी भी कह रहे हैं कि उनका इलाज चल रहा था, पर किसी डॉक्टर से नहीं, हम खुद ही कर रहे थे उनका ट्रीटमेंट। देखिए, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, घर के कामों में कैसे वक्त निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। ये चोट कैसे लगी? वो मैं दरवाजे से टकरा गई थी। और ये निशान? वो मैं फिसल के गिर गई थी। बहाने मत बना, सीधे सीधे बता। मैं बताती हूँ, सब कुछ सच बताती हूँ। मैं उनकी गुनहगार हूँ, वो किसी और की वजह से नहीं, मेरी वजह से मरे। मुझे शर्म आती थी उन्हें कहीं बाहर ले जाने की, इसलिए मैं उन्हें कभी डॉक्टर के पास भी नहीं ले गई। मुझे डर लगता था कि लोग कहीं उन्हें पागल पागल करके न पुकारे। सही इलाज और दवा के अभाव से उनकी तबीयत और खराब हो गई और उन्होंने सुसाइड कर ली। ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और के लिए बचा कर रखिए, हम इस पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। जिस दिन मेरे हाथ में सबूत लग गया ना, उस दिन आपके गले में फांसी का फंदा पक्का है। राजवीर, नो डाउट ये हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन इन्हें छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ हमारे पास कोई दूसरा एविडेंस भी नहीं है। जनाब, द्वारका प्रसाद के मानसिक संतुलन खोने के पीछे भी मुझे एक कहानी नजर आई, एक ऐसी कहानी जिसका लिखने वाला कोई और ही है। करेक्ट राजवीर, ये कहानी को लिखने वाला वही है जो उन्हें बार बार डरा रहा था, और यही डर कारण उनकी मौत का भी है। जनाब, के द्वारका प्रसाद के अंदर जो डर भरा था, इसके पीछे भी माँ बेटे का ही हाथ हो सकता है। कि इस कहानी में कोई और भी किरदार है जिसका सामने आना अब तक बाकी है। इस मौत के पीछे का रहस्य हमें तभी पता लगेगा जब इस मर्डर के पीछे का मोटिव पता हो। आखिर इसकी मौत से किसे फायदा हो सकता है? सर, द्वारका प्रसाद के बहू रेणु डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार लगती है, शायद उससे कुछ पता चल सके, हमें उससे बात करनी चाहिए। रेणु जी, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। देखिए, मुझे घर के लिए देर हो रही है, फिलहाल मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए, आपसे बात करना बहुत जरूरी है। रेणु जी, देखो, हम जानते हैं कि आपके ससुराल वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। आप जो भी कुछ जानती हैं हमें बताइए, खासकर आपके ससुर द्वारका जी की मौत को लेकर। हाँ, वो लोग मुझे मारते पीटते हैं। बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे को। अब से नहीं, जब से मैं इस घर में गई हूँ तब से। अब तो ऐसा लगने लगा ये मारपीट मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मैं इन सब से निकलना चाहती हूँ, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे ससुर जी क्यों और कैसे मरे, लेकिन मेरे ससुराल वाले से मेरे साथ ही नहीं, मेरे ससुर जी को भी बहुत बेरहमी से मारा पीटा करते थे। वो तो उनके साथ ऐसा सुलूक करते थे कि कोई किसी कुत्ते के साथ भी कभी ना करे साहब। आखिर ये द्वारका से कौन सा डॉक्यूमेंट साइन करवाना चाहते थे? 100% ये कोई प्रॉपर्टी का मैटर लगता है। एक काम करो, रजिस्ट्रार ऑफिस से पता करो कि द्वारका के नाम पर कोई प्रॉपर्टी थी या नहीं। जी सर। मैडम, आपके सारे फोटो अच्छे आए हैं, 2 दिन में ले लीजिए, पैसे बाद काउंटर पर दे दीजिए आप।
तुम्हें सजा मिलेगी? रुक! किसने दिया ये नोट मुझे? मैंने दिया है। क्या हुआ इस नोट को? फटा हुआ है, नकली है। अरे बात बदलने के लिए क्या लिख के दिया तुमने? क्या हुआ? क्या तरीका कस्टमर से बात करने का? समार देखो, इसने मुझे नोट दिया। क्या लिख के दिया इसमें? देखो क्या क्या लिखा है इसमें? ये देखो, ये माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। अरे सॉरी, आप लोग जाइए। अरे रोको, से पूछो, उसी ने लिखा था। कहाँ गया? जनाब, आपका शक सही निकला। मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से पता किया। 1.5 महीने पहले द्वारका प्रसाद ने 400 गज जमीन खरीदी थी तिलक नगर में, और 4 तारीख को वो जमीन माँ और बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो गई। 1.5 महीने पहले? यानी कि पड़ोसी बिल्कुल सही कह रहे थे। 1.5 महीने पहले से ही द्वारका जी का बिहेवियर में थोड़ा सा फर्क आया, और जमीन भी उन्होंने उसी टाइम पे खरीदी। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मरने से 2 दिन पहले ही ये जमीन माँ बेटे के नाम पे ट्रांसफर हुई थी। जनाब, मैंने उनके बेटे माधव का भी बैकग्राउंड चेक किया, तो पता चला कि वो एक छोटी मोटी मार्केटिंग कंपनी में काम करता है। यानी कि चाल दोनों माँ बेटे नहीं चली है। खैर कोई नहीं, आखिरी चाल हम चलेंगे ताकि ये जाल में अपने आप खुद फंसे। गलती के लिए सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं। अंकल ने भी सॉरी नहीं बोला था, जाना पड़ा इस दुनिया को छोड़कर। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? मैं? अरे कौन है? कहाँ गई? क्या हो गया मम्मी? अरे बुढ़ापे में थोड़ा धीरे चल। अब ये क्या नया ड्रामा है? भूत वहाँ बाहर वो दम कर रही है। ये सब लगाने से भलाई टक जाती है। तुम भी ना चटिया गई हो, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। पापा गए नहीं कि तुम भी उन्हीं के रास्ते पे चल निकली। क्या द्वारका प्रसाद की हत्या में उन्हीं के घर वालों का हाथ था, या फिर कोई और खेल रहा था ये खेल? जहां अब तक सिर्फ द्वारका प्रसाद और रमोना ही इस भूत के डर से परेशान थे, वहीं अब द्वारका प्रसाद की पत्नी केशवी को भी इस डर का सामना करना पड़ रहा था। आखिर कौन थी ये बच्ची? क्या चाहती थी और क्या जानती थी? पुलिस इस केस की जिस गुत्थी को सुलझाने निकली थी, वो गुत्थी हर मोड़ पर और उलझती जा रही थी। और इस केस में अगले मोड़ पर कुछ ऐसा होने वाला था जिससे इस केस का रुख बदलने वाला था। ये डर न जाने और क्या क्या सामने लाने वाला था। तिलक नगर में द्वारका जी के नाम पर एक जमीन है, सुना है हाल ही में तुम दोनों के नाम पर ट्रांसफर हुई है। क्यों मतलब? अब जमीन ट्रांसफर होने के लिए कोई वजह होती है क्या? पापा की इच्छा थी तो उन्होंने ट्रांसफर कर दी। वो चाहते थे कि मैं वहाँ एक घर बनाऊं और उसे किराए पे चढ़ा दूं, जिसके पैसे उनके काम आ सके। कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई है माधव बाबू, अब क्लाइमेक्स भी सुना दो। कैसे मारा अपने बाप को? कम सैलरी, ज्यादा खर्चे, कहीं ये तो कारण तो नहीं हो नहीं, मतलब वर्दी है, पावर है, तो आप जो चाहे वो करेंगे। मुझे ही मेरे बाप के खून के इल्जाम में फंसा दिया। सही कहा तुमने, वर्दी है, पावर है, पर उसके साथ एक और चीज है हमारे पास। अब वो है जिम्मेदारी है। चलो पॉइंट पे आता हूँ। 6 नवंबर को तुम ऑफिस से जल्दी निकल गए थे, 3 बजे करीब, और तुम्हारी मोबाइल लोकेशन भी बता रही है कि उस दिन तुम ऑफिस में नहीं थे, और तुम्हारे पिताजी का मर्डर भी करीब 4 बजे हुआ है। अब ये बॉलीवुड की स्टोरी तो है नहीं कि इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ हो रहे हो। क्यों? तो माता जी, आप लास्ट कॉल आपका था माधव को, आप क्यों चुप बैठे? अब बताओगे उन्हें क्यों मारा और किस लिए मारा? देखिए सर, हमने उन्हें नहीं मारा, ये सब बेबुनियादी बातें हैं।
और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप एक सुसाइड केस पे अपनी रोटी सेकना क्यों चाहते हैं। मैं रोटी सेक रहा हूँ। चलो मान लेते हैं तुम दोनों ने मर्डर नहीं किया है, तो एक बात बताओ, कौन से मंदिर गए थे माँ बेटे भजन गाने? देखिए सर, पापा हर रोज घंटे भर के लिए घूमने जाते थे। उस दिन भी गए थे, काफी देर तक वापस नहीं आए तो मम्मी घबरा गई, तो हम दोनों उन्हें साथ में ढूंढने निकल गए। और वैसे क्या आपने हमें उन्हें धक्का देते हुए देखा था या कहीं ले जाते हुए? जब आपके पास सबूत हो तब बात करिएगा। जनाब, मोबाइल लोकेशन के हिसाब से तो पालम विहार में, तो जहाँ पे द्वारका प्रसाद की बॉडी मिली वो जगह पालम विहार से कुछ और दूरी पे है। राजवीर, क्राइम करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक मोटिव और दूसरा प्लानिंग। इस मर्डर के पीछे चाहे इनका जो भी मोटिव हो, पर प्लानिंग इन लोगों ने बड़ी तगड़ी की है। ये भी तो मुमकिन है कि ये मर्डर उन्होंने ना करके किसी और से करवाया हो सकता है, और अगर ऐसा है तो वाकई में ये दोनों बड़े स्मार्ट हैं, क्योंकि उन्हें अपने कॉल रिकॉर्ड के साथ साथ इन्होंने बाकी चीजें बड़ी क्लीन रखी हैं। अब हमारा अगला कदम? राजवीर, जुर्म कोयले की खान का एक ऐसा अंधेरा है जहां सच की एक छोटी सी चिंगारी भी उस खान को रोशन करने की ताकत रखती है। बस हमें एक ऐसी चिंगारी की जरूरत है। ऐसा क्या किया था रमोना ने जिसके लिए वो माफी मांग रही थी? क्यों उसके दिल में बसे डर ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था और उसका सुख चैन छीन लिया था? मम्मा, अभी क्या लिख रही हो? मम्मा, 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 क्या लिख रहे हो? मम्मा मत लिखाना प्लीज। हेलो आंटी। समर बेटा, मैं रमुना की मम्मी बोल रही हूँ। मैंने रमुना की बहुत ही फिक्र हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। पुत्र, तुझसे रमुना की बहुत अच्छी दोस्त हो ना, इसी वास्ते तुम्हें फोन किया है। हादसे के वक्त आप कहाँ थी? सर, मैं वो पास के बनिए की दुकान गई थी राशन लाने। संभालो, संभालो। ये सब कैसे हो गया? रिलैक्स, रिलैक्स। कबर्ड खोलने का लॉक तोड़वा। जनाब, ये देखिए क्या मिला। ये सब क्या है? माँ का ही सामान होगा, वो अपने सामान को कभी हाथ लगाने नहीं देती थी। ये अलमारी खुली हुई है और इसका लॉकर भी खुला हुआ है। लॉकर में कुछ रखा था क्या? हाँ सर, इसमें 2 लाख रुपए रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। इसका मतलब चोरी का मामला है, और उनकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपने फायदे के लिए इन्हें मारा है। बॉडी को पोस्टमार्टम कर भेजो, मौत की अगली वजह के सामने आ जाएगी। मुझे माफ कर दो, 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 मुझे माफ कर मैंने कहा ना, मुझे माफ कर दो। जनाब, ये बाबा केशवी जी के इलाके से मिला है। ये सारे तंत्र मंत्र का सामान वही बेचता है इस इलाके में। मैंने ही दिया है ये सामान उस औरत को, और साहब वो तो बहुत डरी हुई थी। उसको लग रहा था कि कोई भूत प्रेत उसके पीछे पड़ा हुआ है। बाकी और बहुत कुछ सामान ले गई थी वो मुझसे। तो तू बेचता है जादू टोने का सामान? हाँ, क्यों दिया था उसको सामान? साहब मुझसे तो वो बोली कोई छोटे बच्चे के अंदर आत्मा घुस गई है और वो उसे डरा रही है। जहाँ जहाँ वो जाती है वो उसका पीछा करती रहती है, उसको उसकी मौत का खतरा है उसे। तो तू लोगों के अंदर से भूत बाहर निकालता है? अब थोड़ा बहुत कुछ कर लेता हूँ। इसे अंदर लेके जा और इसके अंदर का भूत निकाल। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा। साहब बात तो सुनिए। माधव, तुम्हारी माँ को एक बच्ची डराती थी, तुम्हें तो बताया होगा। आखिर वो बच्ची कौन थी? बच्ची?
सर मैं तो ऑफिस में ज्यादा रहता हूँ, घर पे कम। मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। और आप तो पूरे दिन घर पे रहती हैं, आपको कुछ पता है इस बारे में? सर माँ जी ने मुझे कभी किसी बच्ची के बारे में बताया ही नहीं। चलो सभी प्रोसीजर्स करके उसकी बॉडी उसके बेटे के हाथ में देते हैं, ठीक है जनाब। केशवी जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उनकी मौत हाथ की नस कटने के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई, लेकिन नस कटने से पहले उनके सर पे गहरी अंदरूनी चोट भी दी गई, सर के लेफ्ट साइड। राजवीर, ये एक क्लियर मर्डर है। पहले उसने उनके सर पे मारा, उसके बाद उनकी हाथ की नस काट के मर्डर को सुसाइड में बदल दिया। और हाँ, ये जो चोरी हुई है ना, ये भी उस कातिल ने की है। अच्छा एक बात बताओ, माधव के बारे में तुमने कुछ खंगाला क्या? जनाब देखा जाए तो केशवी के मौत के बाद सब कुछ माधव का हो जाता है। तो जमीन जो उन्होंने द्वारका प्रसाद से जबरदस्ती अपने नाम पे करवाई, वो घर और शायद और भी बहुत कुछ। एक्चुअली यू आर राइट। माधव ने अपने प्लान में पहले अपनी माँ को शामिल किया ताकि वो अपने बाप को ठिकाने लगा सके। केशवी के पीछे जो बच्ची डराने के लिए लगाई, वो उसी ने ट्रेन की होगी। वो ना हो आसपास के लोगों ने उस बच्ची को उसके साथ जरूर देखा होगा। पता करते हैं आखिर ये बच्ची चाहती क्या है। तो मुझे माफ क्यों नहीं करती? क्या चाहती हो मुझसे? ऐसे नहीं मानोगी तुम, है ना? हाँ, नहीं छोड़ोगी ना मेरा पीछा? मुझे पता है क्या करना तुम्हारे साथ। कितनी बार माफी मांगी थी तुमसे। ये लो। रमोना, पहले तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मौका अच्छा है। मैंने खुद के ही घर में चोरी करी, क्योंकि ये पैसे मेरे माँ बाप के बहुत मेहनत के थे, जो इन्होंने दहेज में मांगा था। मुझे लगा इस तरह मेरे घर वालों पे जो कर्ज है वो थोड़ा कम हो जाएंगे। सर मेरा यकीन मानिए, मैंने अपने सास को नहीं मारा। जैसे मैंने उनकी लाश देखी, मैंने अपने पति माधव को कॉल किया, फिर सीधा आप लोगों को बुला लिया। ठीक है, तुम जा सकती हो। राजवीर, क्राइम सीन पे रेनू मौजूद थी और सास के टॉर्चर के बाद उसे मारने का मोटिव भी बनता है। और हाँ, इसके पास ये कांड करने के लिए अच्छा खासा वक्त भी था। अगर इसकी बात को सच मान भी ले तो इसके घर से किराना दुकान जाके वापस आने के लिए कम से कम 20 मिनट तो लगते हैं, और इतने कम समय में बाहर से कोई आके इतनी सफाई से खून करके चला जाए, इम्पॉसिबल है। हाँ, हो सकता है कि द्वारका जी का मर्डर भी इसी ने किया हो। इस पर नजर रखो। सर एक लड़की है रमोना, जिसने नस काटकर आत्महत्या की है। उसके घर से ये फोटो मिली है। 2012 में इसके सास ससुर इसके गायब होने की कंप्लेन आपके थाने में लिखवाई है। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। 2012 की मिसिंग कंप्लेंट फाइल निकालो। जनाब, माधव की पहले भी शादी हुई थी। इसका मतलब ये केस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब हाथ लगी है बंद ताले की चाबी। ये फैमिली हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। बोल क्यों छुपाया तूने कि तेरी पहली शादी हो चुकी है? हाँ, तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हाँ, सिर्फ बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बोल। क्या बताता सर मैं आपको? वो अच्छी औरत नहीं थी सर, घर छोड़ के भाग गई थी हम सबके मुंह पे काले पोत कर। कैरेक्टरलेस औरत थी सर वो। चल माना कि वो कैरेक्टरलेस थी और वो घर छोड़कर भाग गई थी, पर तेरे माँ बाप को ऐसा क्यों लगता था कि वो भूत बन गई है? हाँ? और इस बात को लेकर वो हमेशा डरते थे। हर डर के पीछे कोई ना कोई काली कहानी छुपी होती है, और हो ना हो इस डर के पीछे भी तेरी पहली बीवी साधना की मौत की कहानी छुपी है। बोल, क्यों मारा उसे तूने? बोल। सर मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ है। इसे पहचानता है? ये भी तेरे माँ बाप की तरह भूत से डरती थी और इसकी भी मौत हो चुकी है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैं आपसे कह तो रहा हूं सर कि इस सब के पीछे साधना के माँ बाप का हाथ है। उन्हें कभी अपनी बेटी की गलती तो दिखी नहीं।
बस उसके गायब होने का इल्जाम हम पर थोपते रहे। साधना, तुम मेरी बात सुनो, अपने माँ बाप से बात करो। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुमको? ये सब क्या हो रहा है? पाखंडी को लेकर जाओ, लेके चलो इन्हें। आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। माधव की फैमिली के साथ आप लोगों के कैसे रिश्ते थे? सर, उन्होंने हमारी बच्ची को बहुत तकलीफ दी थी। बात बात पर टॉर्चर करना, उसे मारना पीटना। तो आप लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं लिखाई? सर, बदनामी के डर से मैं कभी कंप्लेंट लिखा ही नहीं सका। कैसी बदनामी? सर, उसके परिवार के खिलाफ अगर मैं कोई केस करता तो मेरी बच्ची का घर टूटता ना साहब। सब कुछ जानते बूझते हम हमेशा चुप ही रहे सर। हमारी बच्ची के गायब होने तक वो लोग नवादा में ही थे, और जब वो गायब हो गई तो यहाँ से मकान बदलकर उत्तम नगर चले गए। जब मैं आप लोगों के घर आया था तो क्या चल रहा था वहां? साहब, हमने तांत्रिक को इसलिए बुलाया था, हम अपनी बच्ची की आत्मा से बात करना चाहते थे। 5 साल हो गए, पता नहीं हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या बीती, क्या गुजरी। हम उससे बात करके पता करना। अच्छा, इसे पहचानते हैं आप? नहीं साहब, इससे तो पहली बार देखा है। ठीक है, अब केस की गुत्थी पुराने घर नवाड़ा जाके ही सुलझेगी। दरवाजा तोड़ो। जनाब, जनाब, ये देखिए, इस जगह को खोदो। उन्होंने कंकाल साधना का ही होगा। वो तो सिर्फ बोलता सर, लाख कोशिशों के बाद साधना के माँ बाप दहेज नहीं दे रहे, और वो भी हमारे टॉर्चर सहन कर लेती। ना घर छोड़ के जा रही थी, ना पैसे ला रही थी। जब हमने उसे ज्यादा तंग करना शुरू किया तो उसने खुदकुशी कर ली। डर गए थे सर। ये बता, ये तेरी पहली बीवी साधना से क्यों डरती थी? सर, मैं जो कुछ भी जानता था आपको सब सच सच बता दिया। मैं आपसे पहले भी कह रहा था सर, इस सब के पीछे साधना के माँ बाप का खेल। खिलाड़ी तो तू भी छोटा नहीं है। इसकी बात में सच्चाई है। दीपू, हम जीत गए। दीपू, हम जीत गए। मैं जानती हूँ कि अब तुम हमें नहीं पहचानते, लेकिन इतना जान लो, हमने हमारा बदला पूरा कर दिया। बस वो एक आखिरी बचा है, माधव। उसे हम देख लेंगे। ले चलो दोनों को। अनु दीपेश से बहुत प्यार करती थी। इसने अपना प्यार खोया और मैंने अपने बच्चे। साधना ने तो खुदकुशी की थी, फिर उसका बदला तुमने क्यों लिया? माधव के घर वालों ने साधना के पूरे घर वालों को दहेज के लिए परेशान करके रखा हुआ था, और जब वो इस चीज में नाकामयाब रहे तो उन्होंने बहुत गंदा और घिनौना खेल खेला। मैं एक दिन दीपेश के घर गई। वहां मैंने देखा कि दीपेश पागलों जैसे बैठा था। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं दीपेश? कुछ तो बोलो दीपेश, मेरी तरफ देखो। दीपेश, मुझे घबराहट हो रही सब ऐसे। अंकल जी, ये दीपेश क्या हुआ? अंकल जी बोलिए ना प्लीज।
अंकल कुछ तो बोलिए। आंटी जी आप तो कुछ बताइए। आंटी जी ये दीपेश को क्या हुआ? आंटी जी बोलिए ना, कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं। आंटी जी बोलिए ना, कुछ तो बताइए मुझे। और तभी मुझे आंटी के हाथों में एक फोटो मिली जिसमें दीपेश और उसी की बहन साधना की नंगी फोटो थी। लेकिन ये सब 5 साल बाद क्यों किया? सब हम तो चुपचाप बैठ गए थे, अपना नसीब समझकर जहर का घुट पी लिया था। लेकिन जैसे हमारा बेटा हमारे सामने आया और जिस हालत में आया, पता नहीं कितने दिन वो भूखा प्यासा पता नहीं कहाँ कहाँ सड़कों पे घूमता रहा होगा। इतनी बड़ी दाढ़ी देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा खून खौल उठा। दीपेश की ऐसी हालत देखकर उसी वक्त मैंने तय कर लिया था कि दीपेश के परिवार को इंसाफ में दिला के रहूंगी। मैंने माँ जी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। रमोना को क्यों और कैसे मारा? मैंने रमोना को नहीं मारा, मैंने एक छोटी बच्ची को हायर किया और रमोना को डराना शुरू कर दिया। हमने सोचा था कि द्वारका, केशवी और रमोना को इतना डरा देंगे कि वो सुसाइड कर लेंगे। मैंने मैजिकल पेन से लेकर उसे डराया। और वही हुआ, क्योंकि हमें पता चल चुका था कि उसने ही माधव के साथ मिलके वो पिक्चर को माफ किया था। लेकिन जब द्वारका और केशवी ने सुसाइड नहीं किया तो हमें उन्हें मारना पड़ा। और द्वारका को कैसे मारा? मुझे शक था कि वो बहुत डरा हुआ है, मंदिर में और तांत्रिक बाबा के चक्कर में घूम रहा था। और मैंने एक प्लान बनाया, उसे कांटेक्ट किया, उसे जंगल में बुलाया और मैंने उसे कहा आप ना बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो बाबा जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। हाँ हाँ, वो आत्मा को भगा देते हैं, मेरे पे भरोसा रखोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। फिर हम तालाब पर गए, जहाँ अनु पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे यहाँ खिलाया है, ये कौन है? तुमने मेरी बेटी को मारा था ना? हाँ, अब तू भी मर। और केशवी को क्यों और कैसे मारा? एक दिन मैं उनके घर गई। आप? जी आपके लिए बाबा जी ने जड़ी बूटी भेजी है, ये। आइए ना, अंदर आइए। ये जड़ी बूटी ना घर में जलाइएगा और इसका सारा धुआं अपने घर। अब हम बस माधव को मारने ही वाले थे कि आप आ गए। तुम दोनों उनसे भी बदतर इंसान बन गए। गलत रास्ते हमेशा गलत मंजिल की तरफ लेकर जाते हैं। लालच एक दलदल है जिसमें एक बार पैर पड़ गया तो फिर धंसता ही जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा एक संगीन अपराध है। पैसे की लालच ने द्वारका प्रसाद के परिवार को ऐसा अंधा बना दिया था कि वो जिंदगी की कीमत ही भूल गए। रमोना भी इसी लालच का शिकार थी। चंद पैसों के लालच में वो एक ऐसे जुर्म का भागीदार बन गई जो काफी संगीन था, जिसने कई जिंदगियां झुलसा कर रख दी और आखिरकार इसी आग ने उसे भी राख बना दिया। दूसरों के पैसों पर नजर रखने की सोच जब तक इस समाज में रहेगी तब तक जुर्म को हवा मिलती रहेगी और जिंदगियां मौत की भेंट चढ़ती रहेंगी। बहू हमारे घर की लक्ष्मी होती है। वो अपनी दुनिया, अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के घर कई सपने लिए आती है, लेकिन दौलत की चाहत उस पर जुल्म तोड़ती है और इसके भयानक अंजाम सामने आते हैं। लेकिन इस सिलसिले को रोकना होगा, इस सोच को बदलना होगा और समाज की हर बहू और बेटी को डर का नहीं बल्कि खुशी का माहौल देना होगा। कई बार हम जिंदगी में जो फैसले लेते हैं उन्हें हम ठीक से निभा नहीं पाते हैं, जानबूझकर उसकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं और ऐसा करके हम कई बार जुर्म को दावत देते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम जो भी फैसले लें उन्हें सोच समझ कर लें और उन्हें पूरी जिम्मेदारी से निभाएं, वरना हमारा यह गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किसी को अपराध करने के लिए बढ़ावा दे सकता है जो हैवानियत की सारी हदों को लांघ सकता है। अक्सर आपने बहू को जलाकर मारने के अपराध के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ एक बेटी को जलाया गया था।
सर देखने से लगता है एक्सीडेंट था। माने अगर लड़की सिर्फ कॉफी बनाने के लिए आई थी तो एक नॉब खुला होना चाहिए। ये देखो दूसरा नॉब भी खुला हुआ है। इसका मतलब हो सकता है किसी ने जानबूझकर यहाँ आने से पहले दूसरा नॉब खोल दिया। सर गैस लीक हो जाने की वजह से पूरे किचन में गैस फैल गई होगी। लड़की ने ध्यान नहीं दिया होगा और लाइटर जलाया होगा। जैसे ही उसने लाइटर जलाया गैस जल उठी और उसी आग में लड़की मर गई होगी। पर माने घर में अगर इतनी गैस फैली थी तो किसने नोटिस तक नहीं किया? मेरी शिका के साथ ये क्या हो गया? देखिए आप लोगों की हालत क्या है मैं समझ सकता हूँ, पर कुछ पूछताछ करनी है। क्या आप में से किसी को भी गैस लीक होने की स्मेल नहीं आई? कैसे आती साहब, हम सब लोग तो सो चुके थे। क्या शिखा हर रोज अपने लिए रात में कॉफी बनाती थी? सर जब वो रात में पढ़ाई करती थी तब उसको कॉफी पीने की आदत थी जो वो खुद बनाती थी। और उसकी इस आदत के बारे में आपके परिवार में किस किस को पता था? सब जानते हैं सर। सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि ये एक्सीडेंट नहीं प्री प्लान्ड मर्डर। किसी ने 20 साल पहले प्रकाश पाटिल ने अपने छोटे भाई प्रताप पाटिल को बेऔलाद होने से मुक्त करने के लिए अपनी छोटी बेटी विभा को उसकी गोद में रख दिया था। बड़ी बेटी निशा गरीबी में पलती रही और छोटी बेटी विभा रईसी में। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसी गोद ली हुई बेटी पर आज प्रताप और अलका हत्या का आरोप लगा रहे थे। प्रतापने स्वतःहून फोन करून बोलवलंय। विवाह की शादी तय करने जा रहे हो लोग। बेटी के शादी का सवाल है तो जाना ही पड़ेगा ना। ए चल अटप तो चलो क्या, अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। 6 बजे की गाड़ी पकड़नी है। जा निशा, ए पूरी, ठीक है? तो अभी तैयार नहीं हुई? क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? ए बुरी, अरे विभा तेरी बहन है, उसकी शादी हो रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए? क्यों खुश रहूं मैं? शादी विभा की हो रही है, मेरी नहीं। मेरी किस्मत में तो शादी लिखी ही नहीं है। मुझे तो जिंदगी भर इसी घर में सड़ना है। ए बोरी, तमाशा मत कर। तो विभा ही एक कारण है जो कभी कभी वहां जाना मिलता है। अब उसके शादी हो जाने के बाद वो चली जाएगी, फिर कहाँ उस घर में जाना होगा। आखिरी बार जा रहे, गुस्सा थूक दे, तैयार हो जा। क्या मेरा बेटा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। विभा के जाने के बाद उस घर में मैं विभा की जगह ले सकती हूँ और मुझे वो सब कुछ मिलता जाएगा जो विभा को मिलता आया है। विभा के लिए मैंने ये लड़का पसंद किया है। संदीप नाम है इसका। किस्मत खुल गई विभा की। एक लौता लड़का है, बहुत पैसे वाला है। जयसिंहपुर में 20 एकड़ जमीन है उसकी। लड़का अच्छा है, मेरे अशोक का दोस्त है। अरे काकी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? लाइए मुझे दीजिए। पूरी बात बताइए ना। हाँ, दरअसल हम दोनों सोच रहे थे शादी से पहले एक बार आप इस लड़के से मिल लो। विभा आप ही की बच्ची है, इसलिए गांव से बुलाया। अब मेरी बारी।
पागल है ना ये लोग। ये लोग को पता नहीं है तेरे हाथ के कारण दिल करता तेरे हाथों को छूम लूं। तुझे तो पता है ना। चल बता कितना डिग्री है? छोड़ना छोड़ना, बहुत दर्द हो रहा है यार, छोड़ना। सुन, अपनी ना औकात में रह, समझा ना। ज्यादा अपना दिमाग लड़ाया तेरी खोपड़ी खोल के ना तेरे हाथ में दे दूंगी, समझा ना। विभा चल, मामी बुला रही तुझे। इस उम्र में मोहल्ले के लड़कों के साथ लगोरी खेलना, आवारागर्दी करना, शर्म नहीं आती तुम्हें? और करो इसकी शादी, नाक कटवाएगी ससुराल में। विभा गलत बात है। काका और काकी तेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और तू थोड़ा सुधरने की कोशिश तो कर। इतना अच्छा लड़का ढूंढा है तेरे लिए, कोई मेरे लिए इतना कुछ करे ना, मैं जिंदगी भर गुलामी करूं उसकी। मुझे शादी नहीं करनी। जुबान लड़ाती है? हम सब तो नौकर है ना तेरे, तू जो कहेगी वो हम सब करेंगे। हाँ, क्यों नहीं करनी शादी? क्यों नहीं करनी बोल? आवारागर्दी करनी है इसलिए ना? बेटा कुछ तो सम्मान कर बड़ों का। अरे काका काकी के कितने एहसान है तेरे पे, कुछ तो शर्म कर। रहने दो रत्या, सब जानती हूँ कि क्यों कर रहे हैं मेरी शादी। हाथ कर दिया अब इसने तो। भाऊजी आता तुम्हीच बोला हिच्याशी, कितना कुछ किया इस लड़की के लिए, पाला पोसा बड़ा किया और रत्ती भर भी शर्म नहीं है उसमें। काकी काकी अब शांत हो जाइए। मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ उससे। तू मेरे कमरे में क्यों आई है? निकल ऐसे। तुझे सब कुछ कितने आसानी से मिल गया ना। अब तो तेरी शादी भी अच्छे घर में होने वाली है, एक अच्छे लड़के के साथ। लड़का 40 साल का बुढ़ा है वो, और ऊपर से उसकी दूसरी शादी है। दूसरी शादी तो क्या हो गया, घर दे रहा है, नाम दे रहा है, और क्या चाहिए तुझे? घर और नाम से ज्यादा डिजर्व करती हूँ मैं। देख विभा, जो मिल रहा है ले ले, वरना कल को ऐसा ना हो जाए कि मैं निशा नहीं विभा हूँ, समझी? तू होती कौन है मुझे सलाह देने वाली? हाँ, तू मेरी सगी बहन जरूर है, पर मैं तुझे अपनी बहन नहीं मानती। ज्यादा शानी बनने की कोशिश मत कर। 2-4 दिन रुक और ऐसे चलती बन। दो कौड़ी की लड़की मुझे आग दिखाती है। काकी मैं करती हूँ। काकी देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, और ये आपके लाड और प्यार का नतीजा है जो विभा इतनी जिद्दी हो गई है। पता नहीं उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना आप लोग उसके लिए कुछ कर रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। अगर मैं उसकी जगह पर होती तो कभी जवाब नहीं देती, कभी आंख उठाकर ऊपर नहीं देखती, चुपचाप होकर सारी बातें मान जाती। विभा, ऐ पोरी इधर देख, हम तो तेरे नाम के आई बाबा हैं। 19 साल पहले हमने तुझे प्रताप और अलका को गोद दिया था, तब से वही तेरे आई बाबा हैं। हे पूरी देखना, कितने लाड़ प्यार से तुझे पाला है उन्होंने। पाला पोसा है, पर बेटी समझकर नहीं, बोझ समझकर। और अब ऐसे किसी से भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं ताकि उनका बोझ हल्का हो सके। मैं शादी नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी, जिसे जो समझना है वो समझे। मैं भी देखती हूँ तू ये शादी कैसे नहीं करती। कल लड़के वाले आ रहे हैं, अगर उनके सामने कोई नाटक किया तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना, समझी? ए पोरी, क्यों तू अपनी जिद पे अड़ी हुई है? हाँ देख बेटा, ठंडे दिमाग से सोच, अरे कुछ ना कुछ हल जरूर निकले। मैं हल निकाल लूंगी, उसकी टेंशन आप मत लो। विभा के सगे माँ बाप चुप रहने को मजबूर थे और गोद लेने वाले माँ बाप जिम्मेदारी से मुक्ति चाहते थे। विभा की नजर में सब सिर्फ नफरत के काबिल थे, और जब रिश्तों में हद से ज्यादा तनाव आ जाता है तो अक्सर रिश्ते गलत मोड़ ले लेते हैं, और यहां भी वही हुआ।
कौन थी ये शिखा जिसकी हत्या का आरोप विभा पर लगा था? आखिर क्या रिश्ता था विभा का इस लड़की से? विभा अपने गोद लेने वाले माँ बाप से अपनी शादी को लेकर नाराज थी, तो फिर इस मासूम लड़की को मारकर उसे क्या मिलने वाला था? सर, शिखा पाटिल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जलने से ही हुई है। गैस सिलेंडर प्रोवाइडर कंपनी के रिपोर्ट के हिसाब से 15 दिन पहले ही चेकअप हुआ था और उसमें ऐसा कोई डैमेज नहीं था जिससे यह हादसा हो सके। इसका मतलब वो दूसरा नॉब कुछ देर पहले ही खोला गया था। माने एक बात तो साफ है कि एक्सीडेंट मर्डर है, लेकिन इस खूनी तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि मारने का मकसद क्या था। शायद 19 वर्षापूर्वी प्रताप ने खुद होकर विवाह को हमसे मांगा था। हमारे हालात अच्छे नहीं थे, हमने सोचा विवाह का भविष्य बन जाएगा, इसलिए विवाह को उसे दे दिया। लेकिन साहब, जैसे 3 साल के बाद शिखा का जन्म हुआ, प्रताप वो एकदम से बदल गए। अलका बहनी ने भी हद कर दी। क्या क्या तकलीफ नहीं दी मेरे बच्चे को, अनाथ बच्चों जैसे हालत कर दी उसकी। आपने इस बारे में उनसे कभी बात नहीं की? मुझसे बात करते हम साहब। प्रताप कहता जा ले जाओ बच्चे को। क्या खिलाते उसे? रोटियां नहीं थी हमारे पास, सोचा वहाँ कम से कम वो भूख से तो नहीं मरेगी। मुझे तो इस बात का दुख है, इस सब से मेरे बच्चे इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि उसका रिश्तों पर से भरोसा ही उड़ गया। रिश्तों पर से? क्या आपको लगता है कि विवाह शिखा का खून कर सकती है? तुम्हारी माँ को क्यों लगता है कि तुमने शिखा को मारा? ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि एक बेटी उनकी दूसरी बेटी को क्यों मार सकती है। तुम्हारा घर है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए बोलोगी। जो पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब दो। तुम्हारी आई का कहना है कि तुम्हारी वजह से कुछ लड़कों ने शिखा को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। सॉरी यार, मैं तुम्हारे साथ पिक्चर देखने के चक्कर में अपना लेक्चर नहीं बंक कर सकती ना। हाँ, मैं सुबह में आ सकती हूँ। मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। बेटा क्या हुआ? आराम से बेटा, आराम से। आराम से। हाँ? चुप हो जा, चुप। बेटा, बेटा पहचानती है कौन थे, कहाँ के थे? वो सहकार नगर के लड़के थे। सहकार नगर? वहाँ तो विभा की भी क्लास होती है। अगपन विभा जहाँ क्लास जाती है वो जगह छोटी तो नहीं है ना? छोड़ूंगा नहीं, वो 8वीं निक्की का ची। काका, सबक उनको नहीं, उसको सिखानी पड़ेगी जिसकी शह की वजह से उन लड़कों ने आज शिखा को परेशान किया। देखो कितना रो रही है, सदमा लग गया है इसको। तू नहीं भेजे थे ना वो मवाली गुंडे मेरी बेटी को परेशान करने? औकात तो देखो इसकी, हमारे टुकड़ों में पलती है और हमें ही काट खाना चाहती है। बाबूजी, इसने मेरी बच्ची पे गुंडे इसलिए छोड़े कि इसकी शादी से हमारा ध्यान हट जाए। विभा, सच में तूने ऐसा किया? क्यों? क्योंकि ये जलती है मेरी शिखा से। मैंने उसे नहीं मारा और ना ही मैंने किसी को उसे छेड़ने के लिए भेजा था, और मुझे अफसोस है इस बात का। काश मैंने उसे मारा होता, पर इससे पहले कि मैं ये करती, किसी और ने हाथ साफ कर लिया। लेकिन तुम शिखा से इतनी नफरत क्यों करती थी? क्योंकि मेरी इस हालत की जिम्मेदार शिखा ही थी। मतलब? जब बच्चा नहीं था तो मुझे मेरे आई बाबा से गोद मांग लिया, फिर जब खुद की बेटी हुई तो मुझे बोझ समझने लगे। मेरे पास घर तो है पर घर वाले नहीं है। विभा आपकी गोद ली हुई बेटी थी, इसलिए आप उसके साथ भेदभाव कर दी थी। भेदभाव? खाना, कपड़ा, सर पे छत, सब कुछ तो दिया था मैंने उसे, लेकिन इतने से उसका पेट कैसे भरता? क्योंकि उसकी नियत ही खराब थी। उसे कितना भी दो सब हजम कर जाती है और फिर से भिखारी की तरह हाथ फैलाती है। उससे मत बन गई है वो। और इसी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आपने उसकी शादी एक तलाकशुदा आदमी से तय कर दी थी।
ऐसा कौन सा राजकुमार मिलने वाला था उसे? कम से कम हम उसकी शादी तो करवा रहे थे, लेकिन इस सब का एहसान मानने के बदले उसने मेरी बेटी को। उस हादसे से पहले किचन में आखिरी बार किसको जाते देखा था आप लोगों ने? निशा। निशा? तुम शिखा के कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की चीजों के हाथ लगाने की? हाँ, छोटी तो छोटी, ये बड़ी भी आंखें गड़ाए बैठी है। जिसे देखो ये घर हड़पना चाहता है। निशा, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, पर सर मुझे यहाँ रहने के लिए किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तो इस घर में एक कोना भी बहुत है। मैं वहाँ अपने घर वापस नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ रहने के लिए हर दिन अपने आप को बेचना पड़ता है। तेरह मार्च को उस हादसे से पहले तुम आखिरी थी जो किचन में गई थी। तुम्हें वहां गैस लीक की कोई स्मेल आई थी? नहीं सर, मुझे गैस की कोई स्मेल नहीं आई थी। और किचन में सारा काम खत्म करने के बाद करीबन 9:30 बजे मैं वहां से निकल चुकी थी। माने, फैमिली में कई लोगों के पास शिखा को मारने का मकसद है। क्या जिस तरह से विवाह के साथ बर्ताव हो रहा था, हो सकता है इस बात ने उसके अंदर इतना जहर भर दिया कि उसने शिखा को मार दिया, या फिर कालिंदी या अशोक भी। सर, कहने को मेरे मामा की बेटी थी, सगे भाई बहन जैसा रिश्ता था हमारा। एक ही घर में बचपन से पले बढ़े थे हम। हमें इंक्वायरी से पता चला है कि दो बेटियां होने के बावजूद तुम प्रताप पाटिल के काफी करीब थे, अपनी बेटियों से ज्यादा मानते थे तुम्हें। अगर बेटियां नहीं होती तो वारिस भी शायद तुम ही होते। सर, ये तो लोगों का मानना है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मामा की फैक्ट्री में बिना किसी शिकायत के, बिना किसी डिमांड के दिन रात मेहनत की। मामा मुझे बहुत भरोसा करते, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। शायद इसीलिए लोग ऐसा समझते हैं। पति के मौत के बाद प्रताप ने अपने घर में सहारा दिया। बहुत एहसान है उसके हम पर। और शिखा तो मेरी बेटी जैसी थी, सब बेटी जैसी थी। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दोनों को भी फायदा होने वाला था, और शक तो वैसे भी विवाह पे जाना था। उन लड़कों के बारे में पता चला जिन्होंने शिखा को मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी? लड़की करेगा? किसी ने कहा था सर। किसने कहा था? सर विभा ने कहा था मेरे को। हाँ सर,
मैंने उन्हें शिखा को छेड़ने के लिए भेजा था। क्यों? क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी थी और मुझे पता था कि शिखा को छेड़ने की बात को सब इतनी इंपॉर्टेंस देंगे कि सब मेरी शादी की बात भूल जाएंगे। क्योंकि हमेशा ऐसा ही तो होता था, शिखा के सामने मैं तो उन्हें दिखती ही नहीं थी। मर जाएगी वो। इसे मार के ही शांत होंगी मैं अभी। क्या सोचा था तूने? मेरी बेटी को मार के उसकी जगह लेगी? सब तुझे मिल जाएगा, भिखारी बना दूंगी तुझे। एक एक पैसा ट्रस्ट में दे दूंगी, पूरी कहानी नहीं मिलेगी किसी को। अलका, अलका को शांत हो। अलका, जा, क्या है? देखा ना, इतनी सेवा करके क्या फायदा हुआ? वही नहीं अपनी सब प्रॉपर्टी पैसा ट्रस्ट को देने वाली है और हमें। भाई ऐसे बोलने से हो जाता है क्या? और सब जानते हैं कि मामा की फैक्ट्री के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, अपना खून पसीना बहाया है। वो ऐसे उठा के नहीं फेंक सकते हमें। अगर फेंकना भी चाहेंगे तो मैं उन्हें फेंकने नहीं दूंगा। थोड़ी गड़बड़ कशासाठी? थोड़ा थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। जितना सोचना था सोच लिया। हम आज के आज ही अपनी वसीयत बनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बेटी की मौत की खुशियां मनाए। मैं भी देखती हूँ जिस जायदाद के लिए मेरी बेटी का खून किया है उसे एक पैसा भी कैसे मिलता है। ठीक है, जो तुम्हें करना है वो। अशोक, प्रॉपर्टी के डिटेल्स ले आओ। जी। भाऊजी, आप क्या यहाँ गवाही देने के लिए रुके हैं? चाहिए, हमें अपना काम करना है। हेलो, क्या? अलका, क्या हो गया? अलका, अलका क्या हुआ तुझे? अलका, काले दिमाग में पैदल अलका, अलका उठना, अलका। बाबा जी, प्रकाश देख रहा क्या हुआ अलका को? माने, एक बात तो साफ है, जितनी बुरी तरीके से चाकू मारा है, जिसने भी चाकू मारा है ना, वो इससे बहुत नफरत करता है। एविडेंस कलेक्ट करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अलका का कत्ल दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में हुआ, जब वो अपने खेत पर गई थी। और जिस चाकू से उसका कत्ल हुआ वो चाकू लगभग बॉडी से 50 मीटर दूरी पर मिला, लेकिन उस चाकू पर किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं मिले। इसका मतलब है कि जो मारने के लिए आया तो पूरी तैयारी के साथ आया था। माने, अलका अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम करने के लिए वसीयत बनाने वाली थी। इस वसीयत से किस किस को नुकसान हो सकता था? सर, अशोक, कालिंदी, प्रकाश, कविता, विभा, अनिशा, इनफैक्ट सबको ही नुकसान होने वाला था। कल मैं 12 से 1 बजे के बीच घर में ही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अपने कमरे में सो रही थी। सर, मुझे एक ज़रूरी काम था, इसलिए कल मैं फैक्ट्री में ही था। मैं भी अपने कमरे में ही थी। सर, सब लोग अपने अपने कमरे में थे। घर में कुछ काम नहीं था तो मैं घर में मंदिर की सफाई कर रही थी। माने, अगर सबके सब घर में थे तो फिर अलका को मारा किसने? एक काम करो, सबकी मोबाइल लोकेशन निकालो, पता चल जाएगा कौन कितना सच बोल रहा और कितना झूठ। सर, मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त अलका का कत्ल हुआ उस वक्त विभा घर पर नहीं, बल्कि जहां अलका का कत्ल हुआ उसी जगह के आसपास थी। हमने वहां जाकर पूछताछ की तो वहां के लोगों ने भी कंफर्म किया है कि उसे वहां देखा गया था। मैं गई थी वहाँ, पर अपनी मर्जी से नहीं।
निशा ने बुलाया था मुझे वहां पर, ये बोल के कि बाबा बुला रहे, पर उसने झूठ बोला था। तूने अब तक तो बहुत ऐश कर लिया, अब जब मेरी बारी आई सिर पकड़ के बैठी हुई है। तू ना जबरदस्ती गले पड़ रही है। मैं गले पड़ रही हूँ? जा क्यों नहीं रही शादी करके? आज तेरी वजह से काकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट वालों को दे रही है। ओह, तो ये तेरा असली संस्कारी चेहरा? नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर कहीं चली भी गई ना तो सब कुछ मेरा ही रहेगा। तो अपना रास्ता नाप ले। देख, तुझे सब कुछ मिल चुका है, तेरी शादी भी हो जाएगी। मेरा सोच, मेरी शादी नहीं होगी, कम से कम मेरे लिए तो कुछ छोड़। अपनी दड़बड़ी दास्तां ना कहीं और जाके सुना किसी और को। जितने दिन रहना है रहे, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी। उस घर से मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और तेरा जीना हराम करके मैं ही रहूंगी। जा रही हूँ मैं, तेरे खिलाफ सबको भड़काने जा रही हूँ। जा जा, शौक से जा। सर, हमारा झगड़ा हुआ था, पर झगड़े के बाद मैं घर चली गई थी। विभा वहीं पर रुकी हुई थी। विभा ने आपको पूरी बात नहीं बताई। और हाँ, प्रॉपर्टी के लिए दुखी होना बंद कर कि काकी उसे ट्रस्ट में दे देंगी, क्योंकि ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगी। प्रॉपर्टी हाथ से जाए ऐसी नौबत में आने ही नहीं दूंगी, और अगर आई ना तो काकी को इस दुनिया से चलता कर दूंगी। सर, मैंने बहुत गरीबी देखी है, मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे तो बस काकी के घर में उन लोगों के बीच थोड़ी सी जगह चाहिए थी। पर विभा के बहुत बड़े बड़े सपने हैं, अमीर पति, पैसा, जायदाद, उसको सब कुछ एक साथ चाहिए, और वो इसके लिए किसी को मार भी सकती है। शायद उसी ने काकी को। अगर विभा ने ही सारी प्लानिंग की थी तो तुमने इसे अलका के कत्ल की जगह पे क्यों बुलाया था? सर, मैंने उसको वहाँ बात करने के लिए बुलाया था। हम बात करने के बाद मैं वहाँ से चली गई थी। मुझे क्या पता था कि अलका काकी वहाँ पे आने वाली है। माने, ये केस उतना सीधा है नहीं जितना दिखता है। ये दोनों बहनें एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रही हैं और पुलिस को गुमराह करने की। मैंने आपको एक काम किया, अब आपको मेरा काम करना होगा। आपको पुलिस को बताना होगा कि आपको शक है कि अलका काके का खून निशा ने किया। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। विभा वो तेरी बहन है, भांजी है वो मेरी। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? पक्का नहीं बोलेंगे? ठीक है। हाँ बताइए, क्या बताना चाहते थे? सर, मुझे शक है कि निशा ने अलका का खून किया है। काका, ये आप क्या बोल रहे हैं? चुप रहो। काका, काका प्लीज आप सही बोले, प्लीज काका आप रहो इधर। एक्चुअली निशा चाहती थी कि हम उसे गोद ले लें, पर अलका ने साफ मना कर दिया था। और उस रात जब ये काकी, ये लीजिए, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, खा लीजिए। बचपन से ही ना मेरा सपना था कि मैं आप लोग की सेवा करूं। काकी, मुझे आपके पास ही रहना है। अगर आप मुझे ऑफिशियली गोद ले ले तो। काकी, आप सुन रही है ना? काकी, सेवा के नाम पे अपना उल्लू सीधा करना चाहती है तू? निकल यहाँ से। तेरी बहन ने मेरी बच्ची को खा लिया, अब क्या तुझे अपने सिर पे नचाऊं मैं? तेरी औकात पता नहीं है क्या मुझे? आज तक कितनी गोदी में बैठी है तू, 2 टके में बिकने वाली। निकल। क्या कहा आपने? दूर रहना मेरे से। 2 टके की औरत? निशा, दूर रहना मेरे से। 2 टके वाली? निशा, मेरी औकात। देखना, दूर रहना। मैं कह
निशा, क्या कर रही हो? निकाल दो इसे बाहर। निकलो यहाँ से। खड़े रहो सीधा। हे भगवान, कैसे इतने दिन शरीफ होने का नाटक कर रही थी ये लड़की। तेरे दोनों बेटियों ने भाव का जीना हराम किया। कालिंदी तू चुप बैठ, तुम सब लालची हो लालची। काका सर बोलिए प्लीज, मैंने तो कुछ नहीं किया है। अजय मैम, ले चलो इसे। काका मेरी बात सुनिए। टीका मेरी बात टीका। तुम्हारे कहने पर मैंने पुलिस से झूठ बोला है। मुझे मालूम है निशा ने अलका को नहीं मारा, क्योंकि जब अलका का खून हुआ था तब निशा घर पर ही थी। मुझे भी पता है उसने नहीं मारा, पर अगर आपने किसी को सच बताया ना तो फिर मैं दुनिया को वो बताऊंगी जो किसी को नहीं पता, और फिर ये लोग और पूरी बिरादरी आपके मुंह पर थूकेगी। सॉरी विभा, गलती हुई, सॉरी विभा। जब आपको और आपकी बीवी को मेरी जरूरत थी तो मुझे लेकर आ गए, फिर जब शिखा आई तो मुझे कचरे में फेंक दिया। हमेशा यूज किया मेरा। अब मेरी बारी। अब मैं आपको इस घर को अपनी मर्जी से चलाऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलका को तुमने मारा है? काश मैं मार पाती, पर मुझे इस पुलिस के डंडे ही नहीं खाने। इसलिए अब जो कुछ भी होगा मैं दूसरों को आगे करूँगी, फिर चाहे वो मेरे सगे हों या सौते हुए। सर, हाँ, मैंने चाकू उठाया था, पर सर मैंने किसी को मारा नहीं है। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। सर, एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। बोलो क्या? सर 15 मार्च को 12 बजे अशोक के दूसरे मोबाइल का लोकेशन भी वही आ रहा है जहां अलका का खून हुआ। अशोक यादव है? हाँ, अंदर है। लोखंडे सर, फॉरेंसिक लैब वाले बोलो। हो सर। सावंत, पूरे ऑफिस की तलाशी लो। ओके सर। अगर शिखा और अलका को अशोक ने मारा है तो अशोक को किसने मारा है? इसका मतलब है कि सिर्फ ये इन्वॉल्व नहीं है, कोई और भी है। तो इधर कौन कौन था यहाँ? सर यहाँ मैं और अशोक सर थे। घर में मौत होने से फैक्ट्री बंद है सर, और यहाँ कोई कामगार भी नहीं आता। हाँ सर, लेकिन विभा मैडम आई थी। अशोक, जिसने अपने दूसरे मोबाइल फोन के बारे में पुलिस से छुपाया था और जिस पर पुलिस को सबसे ज्यादा शक था कि उसने ही अलका और शिखा का कत्ल किया होगा, वो खुद भयानक मौत मारा जा चुका था। लेकिन अगर अशोक ने कत्ल किए थे तो फिर अशोक का कत्ल किसने किया और क्यों? विभा एक बार फिर से शक के घेरे में थी। अशोक की मौत के बाद विभा प्रताप की जायदाद की पहली दावेदार थी। हाँ सर, मैं गई थी उससे मिलने, क्योंकि इन सब लोगों में एक वही था जो ईमानदार और मेहनती था, अपनी मेहनत का हिस्सा लेकर बिजनेस करना चाहता था। पर जब काकी ने सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम करने की बात की तो वो टूट गया था। मैं उसे ये समझाने के लिए गई थी कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, पर उसने बताया कि वो गलत काम कर चुका है। कौन सा गलत काम? मैंने उससे बहुत पूछा, पर उसने नहीं बताया कि उसने क्या किया, तो मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं डाला। सोचा जब मूड ठीक होगा तब पूछ लूंगी। सर, हो सकता है अशोक ने विभा के साथ जो गलत काम की बात की, वो गलत काम यानी अलका का कत्ल हो और शिखा का भी। मानिए अगर इस बात को मान भी ले तब भी कोई और शख्स है जो इस केस में इन्वॉल्व है, जिसने अशोक को मारा। वो दूसरा कोई भी हो सकता है, विभा भी। अशोक के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो और एक एक नंबर पता करो कि किसका है। सर, अशोक के दूसरे मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड से एक नंबर मिला है जिस पर पिछले कुछ दिनों से अशोक ने काफी बार बात की है, लेकिन ये नंबर अभी बंद आ रहा है।
किसके नाम से रजिस्टर्ड है नंबर? सर कोई नितिन धुरंधर है, हरिपुर का एड्रेस है। हरिपुर? लीड मिल गया शायद। सर ये डॉक्यूमेंट मैंने ही दिए थे, पर ये नंबर मैं नहीं यूज़ करता सर। मतलब? ये नंबर मैंने अपने दोस्त को लेकर दिया था, उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, इसलिए मेरे डॉक्यूमेंट पे उसको नंबर दे दिया। किस दोस्त को? सारी जिंदगी गरीबी में कट गई, सोचा बच्चों का भला हो जाएगा। हाँ, लेकिन उस दिन जब अलका विवाह के बालों को खींच कर ले आ रही थी, तब जवान बेटे को ऐसा मारता है क्या? तब मैंने ठान ली, जिस शिखा की वजह से मेरी विवाह की ये हालत हुई है, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर शिखा के मरने के पास अलका और प्रताप के पास दूसरा कोई विवाह के सिवाय चारा ही नहीं मिला। सब शिखा को मारकर मुझे लगा अब मेरे बच्चों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो अशोक खुद को वारिस समझ रहा था। देख अशोक, विवाह को अलका ने खुद होकर गोद लिया था, फिर भी उसकी ये हालत रही। अब तू सोच तुझे क्या मिलेगा? वो एक पैसा सुद्धा तुला ती देणार नहीं। हाँ, लेकिन अगर अलका मर जाती है तो वही जायदाद तुम दोनों में आधी आधी बढ़ जाएगी। मामा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? शोक, मैं सही बात कर रहा हूं। सब तो फिर जायदाद दान में ही जाने वाली है। मेरी बात अशोक के समझ में आ गई और उसने अलका को मार दिया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बच्चियां किसी के सामने हाथ जोड़े, किसी का मुंह ताके, किसी की मोहताज पर। मैं नहीं चाहता था सब ये सब उनके लिए किया। बेटियों को इतनी फिक्र थी ना तो उसे कमा के खिलाता, लूट कर या जुर्म करके नहीं। प्रकाश को अशोक और शिखा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इंसान का स्वार्थी और लालची होना जुर्म की सबसे पहली सीढ़ी है, और यहाँ ये कहानी शुरू हुई प्रताप और अलका के मतलबी होने से और अंत हुआ प्रकाश के कामचोर और कमजोर इंसान होने पर, जिसने समझदारी और मेहनत की बजाय जुर्म के आगे घुटने टेक दिए और इनकी गलतियों की सजा भुगती इनके बच्चों ने। कई बार हम जिंदगी में जो फैसले लेते हैं उन्हें हम ठीक से निभा नहीं पाते हैं, जानबूझकर उसकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं, और ऐसा करके हम कई बार जुर्म को दावत देते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम जो भी फैसले लें उन्हें सोच समझ कर लें और उन्हें पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।